जय हिंद। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स कैसे काम करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मोमेंटम चेंज कैसे करते हैं। फोर्स देने से क्या होता है, मोमेंटम भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और फोर्स देने से क्या होता है, स्पीड भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और स्पीड चेंज होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना। ठीक है ना, समझ में आ गया। फोर्स देने से क्या होता है, एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सीलरेशन चेंज होने का मतलब क्या है, मतलब एक्सीलरेशन होने का मतलब क्या है, स्पीड चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना। तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है, एक्सीलरेशन होते हैं। और वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होते हैं। ठीक है, सो वही क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ है। इन इजी फॉर्मेट वही न्यूटन्स सेकंड लॉ है। ठीक है ना। और हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। ये अलग हम लोग, फोर्स का डायरेक्शन अलग, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अलग, वो नहीं होता। जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस बॉल में, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना है, 0 है। सो वेलोसिटी कितना है, सपोज 20 मीटर पर सेकंड मैंने मान लिया। ठीक है ना। यहाँ भी फोर्स कितना है, 0 ही है। तो वेलोसिटी क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी फोर्स कितना है, 0 ही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। बट यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, सपोज 10 न्यूटन हो गया। तो वेलोसिटी कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। सो तुम लोग को यहाँ पे क्या लिखा गया, सो फोर्स जब देखो, जब फोर्स नहीं था तब वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट था। सो ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो जब तक हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे उसका स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगा। सो ये क्या था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है। सो मैं यहाँ पे फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने से क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया स्पीड, मतलब स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया। और पहले स्पीड कितना था, 20 मीटर पर सेकंड था, अभी स्पीड कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन हो गया। मतलब जैसे बॉल है ना, बॉल का क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। समझ में आ गया। तो यही क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ है। सो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्सीलरेशन। The direction of the force is the same as that of the acceleration। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है ना। सो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में किसे लिख सकते हैं, देखो, लेट F इक्वल टू क्या है, नेट फोर्स, नेट फोर्स। ठीक है ना, F इक्वल टू क्या है, नेट फोर्स। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, M क्या है, मास ऑफ द बॉडी। A क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। सो F का मतलब क्या है, नेट फोर्स। नेट फोर्स कहाँ पे लग रहा है, बॉडी के ऊपर लग रहा है। M का मतलब क्या है, मास ऑफ द बॉडी। एंड A का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। F मींस व्हाट, फोर्स। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है ना, मिल गया ना दोनों। सो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k, k का वैल्यू सपोज 1 है, तो f का वैल्यू क्या हो गया, ma हो गया। सो f इक्वल टू ma। सो दिस इज व्हाट, न्यूटन्स सेकंड लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, f इक्वल टू ma। देखो यहाँ से क्या हो गया, a कब होगा, जब f होगा। a का वैल्यू अगर 0 हो गया ना, देखो ये जो a है ना, अगर a का वैल्यू 0 हो गया, f का वैल्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब फोर्स 0 होने से एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पे देखो, देखो F इक्वल टू ma। सो इफ F इक्वल टू 0, मैंने F का वैल्यू क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो A का वैल्यू क्या हो गया, ये फॉर्मूला है ना A निकालने का, A इक्वल टू क्या है, F बाय m। अगर F का वैल्यू 0 हो गया तो A का वैल्यू भी क्या हो गया, 0 हो गया। सो यहाँ से आ रहा है ना, देखो F का वैल्यू क्या था, 0 था। सो A का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। और A का वैल्यू 0 मतलब एक्सीलरेशन 0। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहना। देखो यहाँ पे F का वैल्यू 0 है ना,
इसलिए स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। सपोज मैंने पकड़ लिया कि इसका स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी f का वैल्यू 0 है, कितना हुआ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही हुआ, यहाँ भी f का वैल्यू 0 है, स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड ही है। दैट मींस एक्सीलरेशन क्या है 0 है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों इक्वली है, ठीक है ना। सो f का वैल्यू 0 का मतलब क्या है, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगा, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक स्पीड चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है कि नहीं, जब तक हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका एक्सीलरेशन नहीं होगा। सो ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ठीक है कि नहीं। सो हम लोग को यहाँ से क्या मालूम पड़ा, हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ये है डेरिवेशन, ये है डेरिवेशन, और मैं लिख दूंगा, मैं तुम लोग टेंशन मत लेना। सो f का वैल्यू 0 होने से a का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और a का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0 का मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो न्यूटन्स सेकंड लॉ से हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। F इक्वल टू ma, ये क्या है न्यूटन्स सेकंड लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सो यहाँ से हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं, मतलब फोर्स नहीं देने से एक्सीलरेशन कभी भी नहीं होगा। ये क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो देखा न्यूटन्स सेकंड लॉ से तुम लोग फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हो। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखो पार्ट 2 में क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। F इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को, a मिल गया, F इक्वल टू m है। सो a का वैल्यू क्या है v माइनस u बाय t। सो a का वैल्यू क्या है v माइनस u बाय t। सो v का मतलब क्या है फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब क्या है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और t का मतलब क्या है टाइम। सो पहले वेलोसिटी कितना था u था, आफ्टर टाइम t के बाद जब टाइम t होगा तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा v हो जाएगा। पहले कितना था u था, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितना हो गया v हो गया। दैट मींस क्या हो गया एक्सीलरेशन हो गया, स्पीड चेंज हो गया ना, स्पीड चेंज होने का मतलब क्या हो गया एक्सीलरेशन हो गया। सो इसलिए हम लोग लिखते हैं a = v - u / t, और इसका मतलब क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो पहले वेलोसिटी कितना था u था ना, बाद में कितना हो गया v हो गया। तो v - u इसका मतलब क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को मैंने किससे डिवाइड किया, टाइम के साथ डिवाइड किया। देखो v - u, ये जो एक्सप्रेशन है ना v - u का मतलब क्या है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को मैंने किससे डिवाइड किया, टाइम के साथ डिवाइड किया। सो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है एक्सीलरेशन, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। सो एक के बदले में ये लिख दूंगा अभी देखो दोनों तरफ क्या है ब्रैकेट है कि नहीं, ब्रैकेट है ना v - u ब्रैकेट है ना। सो इसका मतलब क्या है v के साथ m मल्टीप्लाइड है और u के साथ भी क्या मल्टीप्लाइड है m मल्टीप्लाइड है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सो देखो हम लोगों को यहाँ से एक ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। इस एक्सप्रेशन का मतलब मीनिंग बहुत सारा है, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे। F इक्वल टू क्या हो गया mv माइनस mu बाय t। mv का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है मास है ना, और v का मतलब क्या है फाइनल वेलोसिटी। सो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। देखो mv मास इनटू फाइनल, और सॉरी तुम लोगों को मैंने मोमेंटम की वजह नहीं बोल रहा हूँ। सो mv इक्वल टू क्या मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अभी देखो यहाँ पे फाइनल वर्ड को हटा दो, क्या बचेगा मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ तब क्या निकलता है मोमेंटम निकलता है। क्या निकलता है मोमेंटम निकलता है। मोमेंटम देखो अगर मैं मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालता हूँ तब क्या निकलते हैं मोमेंटम निकलते हैं। समझ में आ गया।
और मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। सो मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? The product of mass and velocity of an object is called momentum. ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे लिख देता हूँ, the product of mass and velocity is called momentum of an ऑब्जेक्ट। ये तुम लोग याद रख देना बच्चे लोग। The product of mass and velocity is called momentum of an object। अभी देखो यहाँ पे देखो, मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? मोमेंटम आता है। अगर मैंने मास एंड फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या आ जाएगा? अगर मैं मास एंड फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम। देखो मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? मोमेंटम आता है। अगर मैं मास एंड फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखेंगे? पीएफ। पी का मतलब क्या है? मोमेंटम। मतलब मोमेंटम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पी से। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पीएफ लिखा, मतलब फाइनल मोमेंटम। सो तुम लोग पॉज करके नोटन कर लो, ठीक है? अभी और बहुत सारा है, मतलब पहले यही नोटन कर लो, पॉज कर लो, पॉज करके नोटन कर लेना, ठीक है? ठीक है। और ये देखो, सो मास एंड वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम। देखो तो एम भी का मतलब क्या हुआ? एम, ये एम है ना, मास, और ये भी का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम। सो एम भी का मतलब क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम। अभी क्या है? एम यू। एम यू देखो, एम यू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सो मास इनटू वेलोसिटी का मतलब क्या है? मोमेंटम है ना। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? मोमेंटम। अगर मैंने मास एंड इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी का नाम क्या है? वेलोसिटी का नाम इनिशियल है ना। सो मास और वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तब क्या आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू सेम रूल, अगर मैं मास एंड फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करता हूं तब क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं मास एंड इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा, सो यहाँ से क्या आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं पी आई। क्या लिखते हैं? पी आई। नोट कर लो इसको भी नोट कर लो बच्चे लोग। करो करो करो, नोट कर लो। कर लिएगा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर लिया तुम लोगों ने। सो एम भी का मतलब क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम। एम यू का मतलब क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम। और डिवाइडेड बाय क्या है? टी है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया? फाइनल मोमेंटम से इसको माइनस किया, इनिशियल मोमेंटम को माइनस किया। अगर मैं फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को, देखो एक तरफ क्या है? एक तरफ फाइनल मोमेंटम है, एक तरफ क्या है? इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल को मैंने इनिशियल से माइनस कर दिया, तब क्या निकल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो निकल जाएगा। पहले मोमेंटम था 10, बाद में कितना हो गया? 30। सो कितना चेंज हुआ? 30 माइनस 10 कितना हो गया? 20। क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करके निकालते हैं। समझ में आ गया ना? आएगी नहीं? एक बार देख लो एक बार। देख लिया? पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है? देखो अभी तो न्यूटन सेकंड लॉ कैसे बन गया? अभी देखो, एम भी माइनस एम यू बाई टी, ऐसा बन गया ना। तो दिस इज व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ।
ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ही है, बट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ, ये इन टर्म्स, ठीक है ना, हैंडलिंग खराब है, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो पहले क्या था, F इक्वल टू ma। ये भी क्या है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। बट ये भी क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है बट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दोनों एक जैसे ही है, ठीक है ना, एक ही है, अलग ही है, ये गलती मत कर देना, ठीक है ना। देखो अभी, सो F इक्वल टू क्या बन गया, mv माइनस mu बाई क्या बन गया, T बन गया। सो दिस इज व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अभी हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, मतलब डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे इसको, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ का डेफिनेशन है, बट अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कहां पे, यहां पे लिखते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। देखो कैसे लिखते हैं इसको, rate of change of momentum of an object is proportional to the external, ठीक है ना, external force applied on it। So न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे हम लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो ये नोट कर लेना, पहले पॉज करके ये नोट कर लो, कर लिया, ओके। देखो अभी देखो चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे एक वर्ड है चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस अगर मैं यहां से हम लोगों क्या मालूम पड़ा, देखो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the external force applied on it। जो मैंने वर्ड लिखा चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो ये लिखा ना मैंने चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, अगर मैं फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करूंगा तब क्या निकल जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी देखो और एक वर्ड है चेंज ऑफ मोमेंटम के आगे क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हम लोग टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग। मोमेंटम कितना फास्ट चेंज हो रहा है, मतलब मोमेंटम कितना फास्ट चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज, ठीक है ना, मतलब उतना ही फास्ट मोमेंटम चेंज होगा जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे, ठीक है ना। फोर्स ज्यादा होगा मोमेंटम फास्ट क्या होगा, मोमेंटम का चेंज भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, मतलब ठीक है।
सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स क्या है, हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब क्या हुआ, हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग। देखा ना, हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग। और हाउ फास्ट मोमेंटम ऑफ चेंजिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन फोर्स, depends on force. So how fast momentum is changing, this parameter depends on force। ठीक है ना, इसको ठीक से लिखता हूँ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा शायद। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं ठीक से लिखता हूँ। ओके, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, मेरे को ये लाइन दिखाई नहीं दे रहा है मतलब, है ना। सो हाउ फास्ट मोमेंटम is changing, how fast momentum is changing, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और how fast momentum is changing, इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और किसके ऊपर डिपेंड होगा, फोर्स के ऊपर होगा। मतलब हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग और हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग, इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। समझ में आ गया। सो एक लॉ क्या बना, जब तक तुम लोग फोर्स नहीं दोगे ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगा। ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और जितना ज्यादा फोर्स दोगे उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। सो ये क्या हुआ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। ये भी क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। So ये है ना, rate of change of momentum of an object is directly proportional to force। तो force के इक्वल है मतलब, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, F equal to mg minus mu by v। So m mass, v मतलब what, final velocity। So mass and final velocity का प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। दोनों को माइनस कर दिया, क्या निकल गया, चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया। क्या निकल गया, चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया। ये टाइम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम को मैंने किससे डिवाइड किया, टाइम के साथ डिवाइड किया। अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम के साथ डिवाइड करूंगा तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, हाउ फास्ट मोमेंटम इज चेंजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ये नहीं लिखना है एग्जाम में, ये लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला यूज करके एग्जाम में लिखते हैं। तुम लोगों को मैंने लिख दिया ना डेफिनेशन, न्यूटन सेकंड लॉ का डेफिनेशन लिख दिया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो लिखना है, वो लिख के ये लिखना है। ठीक है ना। सो F equal to mv minus mu by v, दिस इज व्हाट यूजेस न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अभी देखो मोमेंटम का यूनिट भी हम लोगों को मालूम होना पड़ेगा ना, मोमेंटम का यूनिट क्या है। ठीक है, तो देखो मोमेंटम का यूनिट देखो, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, p से। तो p m into v। सो m का यूनिट क्या है, kg, और v का यूनिट क्या है, v मतलब वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो यूनिट कहाँ से निकलता है, फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब रखने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही फॉर्मूला से निकल जाएगा।
सो P का मतलब क्या है, मोमेंटम इक्वल टू m इंटू P, सो kg किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दिस इज व्हाट मोमेंटम क्या है, यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट, और मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अभी देखो और एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स, इसका भी डेफिनेशन पूछते हैं कभी कभार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। सो 1 न्यूटन का मतलब क्या है, देखो सॉल्यूशन। सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ क्या मिल रहा है हम लोग को, F इक्वल टू ma, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ना, F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। सो फोर्स का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 1 न्यूटन। न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन निकालने के लिए मुझे m का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 1 किलोग्राम। अगर m का वैल्यू 1 किलोग्राम मतलब मास 1 किलोग्राम है और एक्सीलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट 1 न्यूटन। तो यहां से मुझे क्या मालूम पड़ा, 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको फोर्स अप्लाई करके उसका एक्सीलरेशन कितना बनाना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाना है। सो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, सो उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाने के लिए तुमको जितना फोर्स लगाना है ना वही क्या है 1 न्यूटन फोर्स है, ठीक है ना। सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, 1 न्यूटन फोर्स, तो फोर्स required to produce 1 meter per second square acceleration one kilogram object is called 1 Newton. So force required to produce 1 meter per second square acceleration of a 1 kg object is called 1 Newton force. So 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स की जरूरत है वही क्या है 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स की जरूरत है वही क्या है 1 न्यूटन, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है, मजा आएगा तुम लोगों को। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या था, जब तक तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, मतलब उसका ओरिजिनल स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब ओरिजिनल पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का। ये क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। मतलब फोर्स नहीं लगाने से ओरिजिनल पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और न्यूटन्स सेकंड लॉ में क्या है, फोर्स लगाने से क्या होता है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, और तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा एक्सीलरेशन होगा। और फोर्स लगाने से क्या होता है मोमेंटम भी क्या होता है चेंज होता है, कितना फास्ट मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हाई फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा फास्ट मोमेंटम क्या होगा चेंज होगा, मतलब जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, मतलब फोर्स जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम भी उतना जल्दी चेंज होगा, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल सीखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।